नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात बजरंग बली पर देश में मची सियासी खलबली की, बजरंग पर सियासी रंग की, कर्नाटक के चुनाव में वोटों के तुष्टीकरण की और बात जय बजरंग बली के उस नारे की जिसने कर्नाटक में भाजपा की उम्मीदों को नई उड़ान दे दी है। जी हां, कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर छिड़े राजनीतिक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन के वादे के बाद न सिर्फ कर्नाटक का सियासी पारा हाई है, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ ही अन्य राज्यों में भी बजरंग बली पर सियासी खलबली मची हुई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा क्या किया, बीजेपी ने इसे बजरंग बली से जोड़ दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व का वो मुद्दा मिल गया है जिसका उन्हें इंतजार था। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब बजरंग दल पर बैन की बात कही गई है। इससे पहले भी इस तरह की बात उठती रही है। अपने जन्म से 8 साल बाद ही साल 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बजरंग दल पर बैन लगा था। हालांकि उसके 1 साल बाद बैन हटा दिया गया था और उसी साल से बजरंग दल ने अपने संगठन को पूरे देश में मजबूत करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर कर्नाटक में बजरंग दल पर कांग्रेस द्वारा बैन का वादा करने की सियासी चाल ने देश भर में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। अब इस मुद्दे का कर्नाटक के चुनाव में भाजपा को कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल तो भाजपा ने इस मुद्दे को जिस तरह से लपका है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि जैसे बजरंग बली से उसे कर्नाटक में संजीवनी मिल गई है। बजरंग बली की, बजरंग बली की। तो तुष्टीकरण की राजनीति, जी हाँ, किसी भी चुनाव के वक्त ये शब्द नया नहीं है। अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये शब्द सियासी दलों की राजनीति का हिस्सा होता है जो किसी वर्ग विशेष को खुश करने की कवायद है। और कर्नाटक में भी चुनावी विषाद पर कांग्रेस ने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए एक सोची समझी चाल चली, जिसमें उसने बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया। दरअसल देश में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े संगठन बजरंग दल की स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को हुई थी। पहली और आखिरी बार अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बजरंग दल पर बैन लगा और 1 साल बाद हटा लिया गया। लेकिन अब एक बार फिर आतंकी संगठन PFI से बजरंग दल की तुलना करते हुए कांग्रेस ने कर्नाटक की चुनावी विषाद पर अपनी चाल चली है, जहां कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि यदि सरकार बनती है तो राज्य में बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। इसके बाद अब कांग्रेस शासित राज्यों में भी बजरंग दल को बैन करने की बात जोर पकड़ने लगी है। उधर भाजपा को बैठे बिठाए वो मुद्दा मिल गया है जिसका उसे इंतजार था। कर्नाटक में भाजपा नेताओं की हर सभा की शुरुआत और अंत जय बजरंग बली के नारे के साथ हो रहा है, जिसे भाजपा ने देश भर में विस्तार देना शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री राम के बाद ये बजरंग बली को भी कैद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ तो जय बजरंग बली बोलकर इन्हें सजा देना। अब इस मुद्दे पर अन्य राज्यों में भी सियासत गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री और कितना झूठ बोलेंगे, बजरंग बली हमारे आराध्य है, बजरंग दल पर बैन करने की बात हो रही है, जरूरत पड़ेगी तो यहां भी सोचेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजरंग दल को राष्ट्रवादी संगठन बताया और कहा कि कांग्रेस की मति मारी गई है। कांग्रेस का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। अब जहां एक और इस मुद्दे पर बेशुमार सियासत है, तो वहीं बजरंग दल कांग्रेस के इस वादे पर देश भर में अपना विरोध दर्ज करा रही है। आरोप है कि कांग्रेस वोट के लिए धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहा है। अब कांग्रेस के ये सियासी चाल क्या उसके लिए संजीवनी का काम करेगी, या फिर अब तक सर्वे में पीछे बताई जा रही बीजेपी के लिए क्या बजरंग बली संकट मोचक बनने वाले हैं?
क्योंकि अब जय हनुमान के सियासी घमासान थमने वाला नहीं है। जनता मांगे जवाब में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे बजरंग बली पर सियासी खलबली में। लेकिन पहले सुन लेते हैं किस नेता ने क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया दी। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस और पीएफआई का जिस प्रकार गठबंधन रहा है, यह स्वाभाविक है। इन सब बातों के कारण से बजरंग दल कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बना है। तो आपका छिपा एजेंडा अब खुलकर सामने आ गया है। बजरंग दल और देश की जनता इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और इस चुनौती का हर लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाए। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है कि जो भी ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति हैं जो सामाजिक विवाद पैदा करती है, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी को टारगेट नहीं करते। ये है कि जो भी अपने समाज में विवाद या नफरत की बात करते हैं, किसी भी संस्था का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है इस पर कड़ी कार्रवाई करी जाए। छत्तीसगढ़ में तो अलग अलग देखो वहाँ क्या हो रहा है, उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दिए हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से प्रवक्ता हैं प्रीति उपाध्याय जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर समी आगई जी हैं, बजरंग दल के नेता देवेंद्र रावत हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आर.पी. श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति जी, सबसे पहले आपसे ही मेरी आवाज़ आ रही है? प्रीति जी आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। आपको आ रही है ना मेरी आवाज़? जी जी। छत्तीसगढ़ में क्या होना चाहिए? बजरंग दल पे प्रतिबंध लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? कर्नाटक में तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कह दिया है कि हम प्रतिबंध लगाएंगे। तो जब कांग्रेस वहां लगाने जा रही है, अगर सरकार आएगी तो 3 राज्यों में है तो यहां भी लगना चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी लगना चाहिए। देखिए, ऐसे कारण पूछे तो बजरंग दल ने तो हमेशा कारण दिए ही हैं बैन लगाने जैसे। आज हाल फिलहाल में आप आईएसआई के उनके ध्रुव सक्सेना आईएसआई एजेंट बजरंग दल में शामिल होते हैं। बजरंग दल ने घृणित कार्य किया था ग्रैहम स्टेन्स और उनके बच्चों को जिंदा जलाने का, जिसके लिए उसमें दारा सिंह को आजीवन कैद का दोषी पाया गया बाकायदा। तो बजरंग दल तो है ही आतंकवादी संगठन, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो बैन लगाने का आपकी अगर डिमांड है तो इसे डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री। ये मेरी डिमांड नहीं है, ये मेरी डिमांड नहीं है प्रीति जी, जनता की डिमांड है, जनता की। ऐसे आतंकवादी संगठन नहीं, आप रावत जी जब आपका नंबर आएगा। बिल्कुल। तो आतंकवादी संगठनों को तो बैन किया ही जाना चाहिए। इस तरह के जो संगठन जो समाज को बिगाड़ते हैं, व्यवस्था बिगाड़ते हैं। अरे रावत जी, आप बीच में वो 700 किलोमीटर दूर बैठी हैं, आप बीच में टीका टिप्पणी करेंगे तो बहस नहीं हो पाएगी। हम आपको चांस देंगे, तब आप अपनी बात रखें।
जी तो बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी इच्छा जाहिर भी कर दी है। उन्होंने इसके लिए हिंट आप कह सकते हैं जो दिया है, और इस तरह के हरकतों में अगर वो शामिल रहेंगे तो आगे जैसा माहौल बनेगा, जैसा मौका पड़ेगा, आगे भी किया जाएगा। चलिए, तो आपने मतलब कह दिया कि आतंकवादी संगठन है, यानी पीएफआई से इसकी जो तुलना की गई है वो सही है? ऑफ कोर्स सही है, इसमें दो राय कहा है। जी चलिए चौहान साहब, आतंकवादी संगठन को आतंकवादी कहा जाना चाहिए, स्पष्ट बात है। जी। और तो फिर बजरंग दल, पीएफआई, इस तरह के जितने भी संगठन है, जितने भी दल है, इन्हें बैन किया। एक जमाने में आरएसएस भी बैन किया गया था। हो सकता है आरएसएस जिस तरह की हरकतों में शामिल है, आने वाले दिनों में उस पर भी फिर से बैन लग जाए, बिल्कुल संभव है। तो अपनी हरकतें सुधार लेंगे तो बात अलग है। चलिए, आरएसएस की हरकत क्या है क्या नहीं है चौहान साहब बेहतर बताएंगे। चौहान साहब, बजरंग दल आतंकवादी संगठन है, प्रीति जी कह रही हैं कि पीएफआई से तुलना इसकी बिल्कुल उचित है, और छत्तीसगढ़ में, हालांकि उन्होंने मेरी डिमांड कहा, मेरी डिमांड नहीं जनता की डिमांड हो सकती है, वो कह रही हैं। मैंने तो उनसे सवाल किया था एक साधारण सा। चौहान साहब क्या कहना चाहेंगे? संघ पे भी प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही। त्रिपाठी जी, ये एक्चुअली कांग्रेस की सोच को दर्शाती है, जी, उसकी विचारधारा को दर्शाती है, जो लेफ्ट की विचारधारा है उस चीज को दर्शाती है। जी, एक्चुअली ये प्रयास अभी का नहीं है, ये एक दिन का प्रयास नहीं है, ये पहले से प्रयास चला आ रहा है कि ये हिंदुत्व के विरोधी हैं, ये हिंदुओं के विरोधी हैं। ये पहले से, आप कारपात्रे जी, अरे आप प्रीति जी देखिए, ये टीवी की बहस है या आमने सामने की बहस नहीं है। आपको मैंने सबसे पहले चांस दिया, उस समय चौहान साहब चुप थे। सारे अतिथियों से मेरा एक बार फिर से अनुरोध है, बीच में टीका टिप्पणी करेंगे। बहुत दूर दूर आप लोग बैठे हैं, एक स्टूडियो के अंदर नहीं बैठे हैं कि वहां एक दूसरे जवाब दे। आपकी आवाज जब तक जाएगी वो उत्तर नहीं दे पाएंगे, ना उनकी जनता। हमें जनता को सुनाना है किसकी क्या राय है, तो इसलिए आपकी राय जनता ने सुन लिया, अब उनकी राय जाए। मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास, आप अपने फिर से बात रख लीजिएगा। जी चौहान साहब। त्रिपाठी जी, ये सोच पहले से दर्शाती है। जब कारपात्रे जी के आंदोलन में इन्होंने गोलियां चलाई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, उसके बाद आपने एक बार नहीं 4 बार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बैन किया, जिसको हमारे माननीय न्यायालय ने बहाल किया पहली ही हियरिंग में, क्योंकि संविधान के हिसाब से चलता है देश, आपके राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से नहीं चलता है। दूसरी बात, आज तक आप ये बोल रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियां, अरे ऐसी कौन सी आतंकवादी गतिविधियां आपने देख ली? अगर कोई आतंकवादी गतिविधियां हैं तो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, जो कि उसके हिसाब से काम करेगी। आप पीएफआई से आप तुलना कर रहे हैं, जिसके ऊपर 1300 केस दर्ज है पीएफआई के ऊपर, जिसके 5 हत्याओं के ऊपर केस दर्ज है, जो मनी लॉन्ड्रिंग में है, और जो आतंकवादी आईएसआई और अलकायदा के वीडियोस उसके साथ जारी हुए हैं, उससे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दलियों के। और आज तक बजरंग दल के ने ऐसा कौन सा संवैधानिक कार्य कर दिया है जो आप इसको बोल रहे हैं? और दूसरी बात, आपकी हैसियत नहीं है कि आप बैन कर सकें, आपकी हैसियत नहीं है कि आप बजरंग दल को या कोई भी दल को बैन कर सके। ये केंद्र सरकार का हक होता है, राज्य सरकार का नहीं। जी नहीं चौहान साहब, राज्य अपने स्तर पे इस पे बैन लगा सकती है। नहीं, सुनिए त्रिपाठी जी, राज्य सरकार सिर्फ सिफारिश दे सकती है, बैन नहीं कर सकती है। पीएफआई जब बैन हुई तो किसी राज्य सरकार ने उसको बैन नहीं किया था, केंद्र सरकार ने बैन किया था। और उसके पहले भी जब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जब बैन किया गया तो केंद्र सरकार के द्वारा बैन किया गया था। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब बैन किया गया था। 3 राज्यों की सिफारिश गई थी, तब जाके बैन किया गया था पीएफआई को, क्योंकि राज्य सरकार खुद बैन नहीं कर सकती है। और दूसरी बात ये है, सबसे मेन बात यह है कि आपका चाल चरित्र चेहरा आपके सामने, आप बात करते हो कि हमारे आराध्य देव है बजरंगबली। मुख्यमंत्री जी को मैं सुन रहा था, बोलते हैं हमारे आराध्य। चौहान साहब, बजरंग बली से बजरंग दल का कहीं से कंपैरिजन नहीं है। आप बजरंग दल नाम रख लिए हैं, बजरंग दल, इसलिए बजरंग बली से जोड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात है भाई त्रिपाठी जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि
2007 में आपने एफिडेविट दिया प्रियंका गांधी जी के इशारे पे कि राम, सीता और हनुमान, वाल्मीकि ये सब काल्पनिक है, और उसके बाद आप बोलते हैं हमारे आराध्य देव हैं। ये मुख्यमंत्री जी के चाल चरित्र चेहरा है। एक तरफ बोलते हैं कौशल्या माता का मंदिर बना रहे हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं बजरंगियों को बैन करेंगे। अब आपकी आप देखिए, मैं फिर से आपसे सवाल कर रहा हूं चौहान साहब, बजरंग दल के कार्यकर्ता और बजरंग बली हनुमान जी वो अलग है। बजरंग दल के कार्यकर्ता, अगर आपने बजरंग बली के नाम पे अपना संगठन बना लिया कार्यकर्ता, तो उनकी तुलना आप भगवान से मत करिए। अरे सुनिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा, और ये दर्शकों को सुनाना बहुत जरूरी है। बजरंग बली एक नाम नहीं है जी, एक काम है, एक सोच है जी, एक विचार है। उस विचार को, उस काम को अगर बजरंग दल अगर उसको उसका अनुयायी है और उसको काम कर रहा है, तो हर बजरंग दल के कार्यकर्ता में बजरंग बली समाया हुआ है। कि जैसे राम का काम बजरंग बली करते थे, वैसे ही बजरंग बली का काम बजरंग दल करता है। जो आज ये चौहान साहब बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं, अभी याद नहीं है, मैं गिना दूं दर्जनों, सैकड़ों, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता आपराधिक कामों में लिप्त पाए गए। दारा सिंह का नाम लिया उन्होंने, प्रीति जी ने। देखिए त्रिपाठी जी, अगर कोई असंवैधानिक कार्य करता है जी, असंवैधानिक कार्य करता है जी, कोई भी असंवैधानिक कार्य करता है, जैसे कि कोई होटल है या परिवार है कोई, ठीक है, उसका एक आदमी अगर अपराधी पाया जाता है तो संविधान पूरे परिवार को जेल में नहीं डाल देता है जी, पूरे परिवार नहीं तो आप ही तो तुलना कर रहे हैं, हर बजरंग दल के कार्यकर्ता के अंदर बजरंग बली समाहित है, आप ही तुलना कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि जो बजरंग दल, जो जिसके नाम, जिसके काम, जिसकी विचार अगर वो उस इंसान के अंदर है, तो वो बजरंग बली उसके अंदर है, और वो बजरंग दल का सच्चा सिपाही है। अगर मान चलिए चौहान साहब, थोड़ा संक्षेप में, अभी बहुत सारे हमारे अतिथि हैं जी, मैं सिर्फ संक्षेप में इतना ही बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की स्थापना के लिए राजनीति को अपनाया है, लेकिन कांग्रेस ने राजनीति को लिए धर्म को अपनाती है, ये मेन बात है। और तुष्टीकरण की राजनीति करना इसका फितरत है, और हिंदुत्व के, चलिए चौहान साहब, आपकी बात आ गई, विरोधी हैं और हिंदुत्व के विरोधी रहेंगे। प्रीति जी आ रहा हूं मैं फिर से। चलिए चौहान साहब, आधे मिनट में इन्होंने कहा स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी नहीं है, यूएपीए एक्ट में डेजिग्नेटेड अथॉरिटी में बताया गया है सच ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। चौहान साहब एक मिनट, सच ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट एज द केस में भी। तो इन्होंने टेक्निकली गलत बात ये कही, और दूसरी ISI एजेंट भूल सकते ना, पना भूलेंगे जी। सीधा आप उठा के देखिए संविधान, और किसी दल को बैन करने का केंद्र सरकार को चलिए इसमें आप दोनों लोग बाद में फैसला कर लीजिएगा। प्रीति जी, ये चौहान साहब, आप दोनों लोग से अनुरोध है। चौहान साहब एक मिनट, हमारे पास और भी अतिथि हैं, उनके पास भी जाना है। अकेले आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं, निश्चित तौर पे इसमें राज्य सरकार की भी अपनी शक्तियां हैं। खैर, इस पे मुद्दे पे हम नहीं जाना चाह रहे हैं कि बैन कर सकते कि नहीं। इस बात को स्पष्ट कर दूं, आप जाइए साइड में और देखिए कि किसी दल को, चलिए इस पे बहस ही नहीं हो रही, बहस होना चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम बैन करेंगे। हमारे साथ समी अगई साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। समी जी, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। समी जी, पहले आपसे अनुरोध है, थोड़ा संक्षेप में अपनी बात रखेंगे, आज हमारे साथ अतिथि ज्यादा हैं। समी जी, आप क्या कहते हैं, बजरंग दल पे बैन होना चाहिए? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो लिखा वो सही लिखा, आप क्या कहते हैं? आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहता हूं जी। और अभी हम अपने भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता को सुन रहे थे, चौहान साहब को जी। वो बजरंग दल की सारी खासियतें हमें बता रहे थे। अब बजरंग दल की जब स्थापना हुई
तो उसका मुख्य जो कार्य था वो गौ, गीता, गंगा और गायत्री की रक्षा पर उसका पूरा फोकस था जी। और अभी चाल चरित्र की बात कर रहे थे भाई चौहान साहब, तो 1992 में बजरंग दल पर नरसिम्हा सरकार ने जो है प्रतिबंध लगाया था। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद से प्रतिबंध लगा था, 1 साल के लिए लगा था बस। जी 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 जी, मैं वो मतलब अब मैं उसको साल वाइज डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को जो भी संगठन चुनौती देगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। चाहे वो पीएफआई हो, चाहे बजरंग दल हो, या अन्य कोई भी संगठन। नहीं, आपकी नजर में एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं क्या बजरंग दल? बिल्कुल निश्चित तौर पर दे रहे हैं। देखिए मैं आपको उसको उदाहरण देके बताता हूँ। जी। हमारे उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर एक डिस्ट्रिक्ट है जी, और उसमें बजरंग दल के जो संयोजक थे मिस्टर सागर, सुबोध कुमार सिंह की हत्या तो आपको मालूम होगी जी। उसमें उनके साथियों ने उन्होंने जिस निर्ममता से उनकी हत्या की, क्या ये बजरंग दल का कार्य है? जो अभी हमारी बहन उपाध्याय जी कह रही कि ध्रुव सक्सेना और उनके 5 अन्य साथी जो आईएसआई के लिए जासूसी का काम करते थे, ये इसकी अखंडता के खिलाफ कार्य नहीं है। प्रीति जी नहीं दिख पा रहा, आप उसको मत दिखाइए, टीवी स्क्रीन में नहीं दिख पाएगा, आप बोल दीजिएगा बाद में जी। क्या अभी हमारी बहन ने कहा कि ग्रेम स्टैंड की जो है पूरे परिवार को जिस प्रकार से दारा सिंह ने जिंदा जला दिया, क्या ये राजचितनकार थे? तो ऐसे बजरंग दल हो या पीएफआई हो, अगर ऐसे इस प्रकार के संगठन समाज को तोड़ने का काम करेंगे तो उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए जी। और किसी एक संगठन को दूसरे कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे अभी सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदा हेट स्पीच पर, और जब राजनीति में चुनाव का समय आता है तो हमारे नेताओं द्वारा जो है वोटों के पोलराइजेशन के लिए सदैव इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। मैं दिखा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आपको, आपकी नजरों में पहुंच जाए, जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि देश में जो है राज्य सरकारें नपुंसक हो जाती हैं तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही भारत की अतीत की बंदी को नहीं बना सकते आप। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट दिखा रहा हूं मैं सब आपको। ये बजरंग दल पे बैन को लेके हेट स्पीच का कोई तालमेल नहीं है। नहीं, मेरा आशय कहने का यह है कि जो बजरंग दल का कार्य मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था जी, उन कार्य को न करके अनेक इस प्रकार की गतिविधियों में इनके सदस्य, अभी हमारे चौहान साहब कह रहे थे कि मतलब सारे हमारे साथियों के दिल में बजरंग बली रहते हैं, तो अभी आगरा में ही पिछले दिनों जी, गौ हत्या की साजिश में ये देखिए विश्व हिंदू परिषद के और हिंदू महासभा के और बजरंग दल के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऐसी गतिविधियां जो समाज के अंदर विषमता पैदा करती हो, अगर ऐसे संगठन समाज में पनपते रहेंगे तो समाज दूषित होगा। और देश हमारा एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी की भावनाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। अगर आज भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस इस देश को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, तो फिर इस प्रकार की गतिविधियां करने वाले, अभी आपने हरियाणा में देखा नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया गया, उसमें भी गौरक्षा के नाम पर उनको जिंदा जला दिया गया। तो ये समाज के अंदर विषमता पैदा मतलब आपके कहने का मतलब है कि बजरंग दल के साथ विश्व हिंदू परिषद, संघ और आरएसएस पे भी बैन लगना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इनकी कार्य पद्धति जो है उसका आकलन सरकार करेगी। नहीं, सरकार उन्हें कर्नाटक में तो उन्होंने घोषणा पत्र में कह दिया कि हम बैन लगाएंगे। देखिए ऐसा है, अभी सरकार बनने दीजिए, चुनाव में बहुत सी बातें होती हैं। नहीं, हमारा कहना, जहां देखिए बीजेपी की जो सरकार है जहां, वहां तो होगा नहीं। जहां छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या हिमाचल प्रदेश हो, यहाँ की बात हो रही कि अगर कर्नाटक में घोषणा पत्र में आपने कहा कि बजरंग दल पे बैन लगना चाहिए, तो यहाँ भी फिर राज्य सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करके बैन लगाने की बात करे। नहीं, आपने अभी स्वयं कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ बैन नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, हम कह रहे हैं। हाँ, तो इससे क्या समझा जाए कि अगर जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये स्वच्छंद रूप से अनैतिक कार्यों को करते रहे और देश को जो है उसकी एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाते रहे। मतलब आपका कि आप सीधी सी बात करें, हम उसको घुमाना नहीं चाह रहे। आप नहीं, मैं घुमाना नहीं चाह रहा। नहीं, आप बजरंग दल पे बैन लगाने के पक्षधर है? मैं ये कह रहा हूं कि जो भी संगठन देश की एकता और अखंडता, नहीं, अभी तो बजरंग दल की बात हो रही है अगाई साहब। नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, स्पेसिफिकली पीएफआई और बजरंग दल को कंपेयर किया जा रहा है जी, तो क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजी है
और मैंने बजरंग दल का जो कार्य था उसके ऊपर भी अपनी बात रखी। देखिए ये हमारा लेकिन समय अगर समय जाया सरकार- हो रहा है, समय जाया हो रहा है, हमारे पास और बहुत अतिथि है, हम नहीं, आपसे मैं सीधे भी कह रहा हूं सीधे कि सरकार, अगर सरकार समझती है कि इनकी गतिविधियां संदिग्ध है तो इनके ऊपर बैन लगना चाहिए। नहीं, तो सरकार तो नहीं समझ रही, केंद्र सरकार नहीं तो फिर कौन करेगा? नहीं, तो केंद्र सरकारें सरकार नहीं समझ करेंगी। रही। तो कांग्रेस नहीं समझ कांग्रेस ने रही। घोषणा पत्र में दिया, तो कांग्रेस की अगर केंद्र में सरकार आई तो अगर- बैन लगाएगी। हाँ, तो जब सरकार केंद्र में कांग्रेस की आ जाएगी, जबकि जब देखा जाएगा, हम मैं तो आपका सीधे कह मत चाह रहे हैं, हम आपका मत चाह रहे हैं सरकार कि मैं ये बजरंग कह दल रहा पे हूं बैन कि- लगना चाहिए कि नहीं। देखिए, सरकार किसी की भी हो उसकी जवाबदेही है, और मैं पुनः बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो भी इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हो, नहीं तो क्या सरकार इस प्रकार की गतिविधियों में बजरंग दल संलिप्त है? निश्चित तौर पर मैंने अभी आपको क्या चले, बताया? आंसर आ गया, आंसर आ गया। मैंने ऐसी गतिविधियों में बजरंग दल संलिप्त है तो बैन लगना चाहिए। हमारे साथ बजरंग दल के नेता हैं रावत साहब। रावत साहब, आपके अगर कहीं केंद्र में सरकार यूपीए की आई, केंद्र की आई, अब तो घोषणा पत्र में है बजरंग दल पे बैन लगा, बकायदे इस घोषणा पत्र में दिया गया है कि हमारी सरकार कर्नाटक बनेगी तो बैन लग जाएगा, और उसके बदले में खुद प्रधानमंत्री जी जय बजरंगबली का नारा लगाने लगे। देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं बहुत विनम्र शब्दों में आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपने बाबरी शब्द के आगे मस्जिद का एक उपयोग किया था जी, मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है। नहीं, जो देखिए जो मेरे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। नहीं, आपने आपत्ति हम पे दर्ज कर दी तो कैसे आप पूरी सुन लीजिए। ये बाबरी मस्जिद नहीं है, बाबरी ढांचा है। आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये स्पष्ट है कि ढांचा है, मंदिर तोड़ के बनाया गया था, तो इसलिए मैंने क्षमा शब्द यूज करा आपका। दूसरा विषय ये है कि जो लोग तंदूर कांड करते हैं, इसका तंदूर भोली भाली नेताओं को अपने हवस के लिए जला देते हैं। इनको शर्म आना चाहिए इस पार्टी को, जो है मुसलमान तुष्टीकरण वोटों के लिए जो है ये बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। जी, बजरंग दल राष्ट्र भक्तों का संगठन है। बजरंग दल की स्थापना ही इसलिए हुई है कि जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो, चाहे अन्य जो सरकारें थी, जब हमारे राम मंदिर से जुड़े हुए आंदोलन चलते थे, इन सरकारों ने उन धार्मिक यात्राओं को जो है सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, और उन धार्मिक तीर्थ यात्राओं की सुरक्षा के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है सामने आए, संतों के आह्वान पर आए। तीसरा विषय यह है, अच्छा, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता आपराधिक कार्यों में पाए गए हैं, सजा हुई है, लिप्त रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूं, मैं इसके बारे में बता सकता हूं आपको कि मैं उनके बारे में क्या कहूंगा। तीसरा विषय एक आया कि ध्रुव नारायण सिंह, ये अपना क्या बोलते हैं, ध्रुव सक्सेना। ध्रुव नारायण सिंह का नाम मत लीजिए, पूर्व वो विधायक हमारे नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, लेकिन मैं ध्रुव सक्सेना की बात कर रहा हूं। आपकी जानकारी गलत है। ध्रुव सक्सेना बजरंग दल के कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये मैं यहां पर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपसे, इसलिए बजरंग दल को आप बदनाम मत करिए। तीसरा विषय ये आया है कि आप कहते हो, प्रीति जी आ रहा हूं, प्रीति जी, तीसरा विषय आप ये कहती हो कि आप बजरंग दल को, आप कितना जानती है बजरंग दल को? बजरंग दल उन त्यागी, तपस्वी और ऐसे नवयुवकों का संगठन है जो हिंदू समाज की सुरक्षा करने के लिए जब आवश्यकता पड़ती है अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाता है। जी, बजरंग दल वो संगठन है जो इस देश में जो सांस्कृतिक आक्रमण हो रहे हैं, उस आक्रमण से जब भी जो है नवयुवकों की आवश्यकता पड़ती है, वो सीना ठोक करके खड़े होते हैं। चाहे वो दिग्विजय सिंह ने, जब उनके मध्य प्रदेश में सरकार थी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं बजरंग दल के राष्ट्रीय अधिवेशन पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। उस समय सीना ठोक करके हमने कहा था कि हम वहां पर झंडा भी फहराएंगे और डंडा भी डालेंगे। हमने झंडा भी फहराया और डंडा भी जय श्री राम के नारे के साथ में लगाया है। इसलिए बजरंग दल जो कहता है वो काम करता है। हमारे सवाल। दूसरा विषय ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जो इस्लामिक स्कॉलर है, ये बजरंग दल पे क्या बात करते हैं कि हमारी स्थापना क्या हुई? अरे आप पीएफआई पर बताइए, इस देश को तोड़ने वाले आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये पीएफआई कब तक देश को तोड़ने का काम करेगी? लग गया ना पीएफआई में। आप कैसी बात करें? बजरंग दल के बारे में आप क्या जानते हैं? चलिए, आप हमारे सवाल का इसलिए बजरंग दल के जवाब बजरंग दल का कार्यकर्ता दे सकता है या विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता दे सकता है, आप नहीं दे सकते। तीसरा विषय मेरा निवेदन ये है आपसे। अरे आप बहुत लंबा हो गया हमारे। कहां से लंबा हो गया साहब? आप पांच तरफ से जो बजरंग दल पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आपके चौहान साहब हैं। नहीं, मेरा निवेदन है कि बजरंग दल का समर्थन किया है। आज आप कह रहे हो कि क्या
आप कहते हो कि हिंदू समाज ने गौ हत्या पर जो ये करा, तो क्या मुसलमान समाज के लोगों को खुलेआम गौ हत्या करने की जो है छूट ये समाज, हिंदू समाज दे दे, तब हिंदू समाज की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? आप चलिए आपकी बेटियों को सुनिए, हिंदू बहु बेटियों को मुसलमानों के साथ में धर्मांतरण करने के लिए हम खुली छूट दे दें, क्या आप ये चाहते हैं? चलिए, ये बजरंग दल नहीं होने देगा, और इसके लिए जो है बजरंग दल पूरी तरीके से हिंदू समाज के साथ खड़ा होगा। चलिए, बिल्कुल आपकी बात आ गई। अब हमारे सवाल का उत्तर दे दीजिए जी। क्या कहेंगे जो उन्होंने उदाहरण दिए, आगरा में दिए, दूसरी जगह का दिए, दारा सिंह का दिया, जो एक ईसाई धर्मावलंबी जो उनका प्रचार कर रहे थे उनको जिंदा जला दिया, उनके बच्चों सहित जिंदा जला दिया। सुबोध कुमार सिंह को मार दिया बजरंग दल के संयोजक ने बुलंदशहर में। जी, आपराधिक कार्य यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको उसकी सजा भी मिलती है। ये संगठन का काम नहीं है। नहीं तो और इसलिए जो है आप संगठन के कार्य को, संगठन के उद्देश्यों को और संगठन के व्यक्ति को जो के द्वारा किए गए आपराधिक कार्य को एक साथ नहीं जोड़ सकते। यदि आप ऐसे ही करेंगे तो मैं प्रश्न करता हूं आपसे कि अभी जो एक हत्या हुई है उसमें भी कुछ लोग पत्रकार बन के गए थे, तो क्या सारे पत्रकार उसके लिए हत्या के आरोपी हो जाएंगे? नहीं, वो पत्रकार के बेस में जो है इस प्रकार के जो कृत्य करते हैं, वो पत्रकार नहीं थे, पत्रकार बन के गए थे। पत्रकार बन के गए थे। इसी प्रकार से लेकिन रावत जी सवाल तो सुन लीजिए आप, इसी प्रकार से कोई सवाल तो सुन लीजिए। यदि आपराधिक कार्य कर रहा है तो उसको उसके अपराध की सजा मिलती है। वो पत्रकार बन के गए थे, जबकि ये बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी है। लेकिन ये बजरंग दल के ये आप इस बारे में कोई पुख्ता तौर पर प्रामाणिक तौर पर बता सकते हैं कि उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ता के रूप में कोई कार्य किया? इंडिविजुअल भी तो आदमी के काम होते नहीं होते। उसने सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी। अरे आप तो आपने तो इस देश में सांस्कृतिक आक्रमण करने के लिए जो है पूरी जो एक मुहिम चला रखी है। देश में सांस्कृतिक आक्रमण, हिंदुओं को जो धर्मांतरित कर रहे हो, चलिए बेटियों को राघव साहब आ गए। आप पीएफआई पर बोलिए, आप जो देश के विभाजन करने के लिए पीएफआई ने उन्होंने कहा है कि स्वागत किया। कहाँ बोलते हैं? पीएफआई पर शुतुरमुर्ग बन के चुप हो जाते हैं और बजरंग दल पर बैन करने की बात। रावत जी एक मिनट, सभी साहब सत्यप्रकाश जी, थोड़ा संक्षेप में, आज बहुत सारे अतिथि हैं, क्या होना चाहिए जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो जारी किया? भाई हमें तो ये लगता है कि बीजेपी जो चाह रही थी वो उसको मिल गया। यस त्रिपाठी जी, यू आर करेक्ट जी। देखिए, ये देश कानून से चलता है जी। किसी व्यक्ति या किसी संगठन को जी ये अधिकार नहीं है कि वे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें जी, पहली बात। लेकिन क्या गार्डन में लड़के लड़कियों को बैठते हुए देखना, उनको डिस्टर्ब करना, पाश्चात्य संस्कृति से हमारा देश प्रभावित तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो हिंदू की हो, किसी दूसरी समाज की, धर्म की हो, ये एक्ट क्या अच्छा है। आपको याद होगा पिछले साल मई 2022 में, क्योंकि मध्य प्रदेश के यहाँ बजरंग दल के लीडर बैठे हुए, चोनी डिस्ट्रिक्ट में 2 आदिवासियों की मृत्यु हुई थी, जिसमें लिंचिंग में, मॉब लिंचिंग में, और उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता इन्वॉल्व थे। किस तक में कि गाय का मांस उन्होंने गाय का पाया गया था। तो ये ऐसी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं उसको इस घेरे में लाती है। और इस संगठन का जन्म कब होता है? जब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसांगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद के साथ इस एजेंडे को, हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही होती है राम मंदिर की स्थापना के लिए। ऐसे में इसका जन्म होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हनुमान जी के जो भक्त हैं, सभी भक्त हैं, हम हनुमान जी की तो राष्ट्रपति भी रहे हैं यूएस के, तो हनुमान जी के ये जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, क्या वो हनुमान जी के भक्त हैं? तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। उनकी कईयों की एक्टिविटीज कैसी है, ये तो सभी गलत है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ एक कहीं ना कहीं चूक कर दी पॉलिटिकली। ये चूक कर दी कि एक जीती हुई बाजी को जीतते हुए रास्ते में कोई एक मुद्दा अपने अपोनेंट पार्टी को दे दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा या मुख्य आइडियोलॉजी हिंदुत्व है, और इसीलिए कहीं ना कहीं उसके आनुषंगिक संगठन थोड़ा सा शांत रहे, कोई नहीं बोल रहा, वो उन्हीं के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने एजेंडे को प्रमोट करते हैं। जब ऐसे में बजरंग दल, कांग्रेस ये कह सकती थी कि जो हेटर फैलाए उन ऑर्गेनाइजेशन को बंद किया जा सकता। हालांकि उसमें पीएफआई को भी इंक्लूड किया है, पर वो मुद्दा नहीं बन पा रहा है। मुद्दा क्या बन रहा है? बजरंग दल। पीएफआई तो पहले से प्रतिबंधित है ना, पीएफआई तो पहले से केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। तो इसके कहने की आवश्यकता क्या थी? अब इसमें एक चीज और आ रही थी कि यहाँ पर ये बात स्टेट बैन कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि एक
लीगल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा या जाना है कि स्टेट का ये अधिकार है कि वो अपने राज्य में उसको बैन कर सकता जी, पूरे देश में बैन नहीं कर सकता। देश में बैन करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन स्टेट में बैन कर सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की नासमझ है, जिसके कारण जीती हुई बाजी का एक मुद्दा कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी को दे दिया गया है। और इसकी आवश्यकता क्या थी? आप केवल ये कह दे उन ऑर्गेनाइजेशन को जो हेट फैलाते हैं हम बैन करेंगे, इट इज सफिशिएंट। क्या मुझे लगता है कांग्रेस को हो क्या जाता है, ये थोड़ा सा समझ से परे जाता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कोई भी संगठन हो उसको कानून हाथ लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई लड़के लड़की कहीं मिलते हैं, उनको मारपीट कर देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, क्या इन्वॉल्व रहे हैं? कई हालांकि वो अक्यूज हैं, उन पर केस पूरा ये डिसीजन नहीं आया उन केसेस में, लेकिन ये तो तय है कि वो लोग इन्वॉल्व रहे हैं और वो पार्टी के कहीं ना कहीं ऑफिस बियरर भी रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को मेरे ख्याल से ये सब कहना उसके लिए भारी पड़ सकता है। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आप देख रहे हैं अपनी स्पीच को जय बजरंगबली के नाम से, वहां जबकि ये माना जाता है कि उस राज्य में बजरंगबली का जन्म हुआ था। ऐसे इन हालातों में कांग्रेस का कौन आइडियोलॉजी तय कर रहा है, कौन इलेक्शन की इंजीनियरिंग को समझ रहा है और उस हिसाब से ऐसी चीजें सामने ला। हालांकि उसने दूसरी चीजें जो ली है मैनिफेस्टो में बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन एक चीज ने कहीं ना कहीं उस मैनिफेस्टो को कंट्रोवर्शियल कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती भी है कि ऐसा हो जिससे कि उसके हिंदुत्व के एजेंडे को और प्रमोट करने के साधन बने। और ये कर्नाटक के इलेक्शंस में मुझे ऐसा कुछ दिखता है। जी श्रीवास्तव जी, हम बजरंग दल पे बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम आपकी टिप्पणी सुनना चाह रहे हैं कि लगातार जो सर्वे आ रहे थे इसके पहले, खैर अब तो वो लग गया है, एग्जिट पोल बाद में आएगा, उसमें कांग्रेस कहीं आगे दिख रही थी, अलग अलग जो कंपनियों के सर्वे आ रहे थे। ये जो अचानक ये घोषणा पत्र आता है और सीधे खुद प्रधानमंत्री जी जय बजरंगबली और बटन दबाओ जय बजरंगबली का नाम लेकर और इनको सबक सिखाओ ये कह रहे हैं, क्या ये वहाँ पूरी तरह से ध्रुवीकरण कर देगा हिंदू मुस्लिम? देखिए त्रिपाठी, इसमें दो बात है जी। एक तो पहली बात ये है कि आपने कहा कि वहाँ पर क्या ये मुद्दा मतलब ये हिंदुत्व का मुद्दा प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जय बजरंग बली बोल करके अब चुनावी सभा कर रहे हैं, जैसा कि पहले ये था कि भारत माता की जय करते थे, हाँ अब बजरंग बली की जय कर रहे हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसी पिच तलाश करती है कि जिस पर जाके बैटिंग करें। अब बजरंग बली का मुद्दा किसने दिया? अगर जो है बात बजरंग दल की थी लेकिन मुद्दा बजरंग बली पर चला गया जी। अब दल कोई संगठन वो कोई भगवान या बजरंग बली नहीं हो सकता है जी। लेकिन अब चूंकि चला गया, चुनाव का माहौल है, तमाम जो है निचले स्तर पर जो है पूरा बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है। आपने देखा बड़े तरीके से जो है प्रधानमंत्री जी अपने जो है चुनाव प्रचार शुरू किए हैं, अब बड़ा सघन चुनाव प्रचार शुरू किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक आपने चुनावी सर्वे की बात किया, निश्चित रूप से वहाँ पर बहुत सारे और भी मुद्दे थे, जिसमें आप देखिए नंदिनी और उसका मुद्दा था, अमूल का, और तमाम ऐसे मुद्दे थे, 40% कमीशन का मुद्दा था। ये सारे मुद्दों को अगर देखा जाए तो एक तरह से कांग्रेस को कहीं न कहीं इसमें लीड मिल रही थी। लेकिन इस मुद्दे के बाद, और वो भी प्रधानमंत्री जैसा वक्ता अगर कोई हो, तो बजरंग बली को लेकर जिस तरह से एग्रेसिव हुए हैं, हमें लगता है कि कर्नाटक के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है जी। और यही नहीं है, इसके पहले जितने भी 2014 से अब तक के चुनाव को देखिए तो निश्चित रूप से जब भी हिंदुत्व की बात आती है और कहीं कोई टीका टिप्पणी होती है तो उसको जो है सीधे सीधे उठा लेते हैं जी। मेरा ये कहना है कि जब भी ये परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं तो इससे नुकसान किसको होगा? जिस दल ने उनको मौका दिया। तमाम ऐसे बयान आए जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने लगातार जो है विपक्ष को घेरा है और सफलता भी मिली है जी। लेकिन ये जो कर्नाटक का मुद्दा है, ये हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो जिस तरह की मार्जिन लीड मिल रही थी कांग्रेस को, हो सकता है कि कहीं उसमें रुक जाए, उनका रथ भी रुक जाए, या अगर कोई सफलता मिल जाती है तो आने वाले चुनाव में एक तरह से पूरे देश का भी 3-3 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, केंद्र का चुनाव होने वाला है। अगर ये मुद्दा वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लीड दिला देता है तो विपक्ष के लिए बहुत भारी पड़ेगा जी। चलिए प्रीति जी, देखे हमारे सत्य प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरपी श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं। ये कांग्रेस
प्लस में थी, जो आम आकलन था लोगों का। इस बार बजरंग दल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इस बार सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि कांग्रेस में कौन योजना बनाता है, कौन घोषणा पत्र, उनकी आइडियोलॉजी कौन तय करता है। आप अच्छा खासा बैठे बिठाए ऐसा मुद्दा दे दिया जो 40% कमीशन का मुद्दा भारी पड़ रहा था बीजेपी के लिए, वो डाइल्यूट हो गया। तो आपके यहाँ ऐसा कॉस्ट, त्रिपाठी जी, आपको आपकी बात को और साथ ही शर्मा जी और श्रीवास्तव जी की बातों को सुन करके एक ही लाइन में इस बात को बोलेंगे कि 40% कमीशन आज भी भारी है। बजरंग दल को बजरंग बली की तरफ मोड़ने की कोशिश जो नरेंद्र मोदी जी ने की है वो मुंह की खाएंगे। कर्नाटक में हिमाचल देख चुका है और एक समय था जब ये इस तरह से मुद्दा हिमाचल देख चुका है, लेकिन गुजरात को आप भूल रहे हैं, गोवा को भूल रहे हैं आप। बिल्कुल, ये चला है, एक हवा का रुख होता है वो चला है, लेकिन अब जो देश की जनता है वो त्रस्त हो गई है इन सब चीजों को सुन सुनकर कि बजरंग दल और बजरंग बली एक हो गए। तो जनता बेवकूफ अब नहीं बनेगी। कुछ दिन you can make fool some people, you can fool some people for some time, you can fool all the people for maybe some time, but you cannot fool everybody all the time। और पुरानी कहावत है, थोड़ा सब इधर उधर हुआ है कहावत का। तो जब प्रधानमंत्री जी ने बहुत दिन ये सब पैतराबाजी कर लिया, हिमाचल में जैसे मुंह की खाए हैं उससे ज्यादा बुरी तरह ये मुद्दा 40% कमीशन का है, आज भी महंगाई का है, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी पर ही। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, ये मुद्दा आप लोग बैठे बिठाए, बीजेपी चाहती है हिंदुत्व का मुद्दा, आप लोग बैठे बिठाए मुद्दा क्यों दे देते हैं? मुद्दा है ही नहीं त्रिपाठी जी, जबरदस्ती कर रहे हैं। और जो सुन रहे हैं, अगर बजरंग दल का सपोर्ट बेस इतना अगर लग रहा है, इन लोगों को लग रहा है ऐसा कि बहुत है, तो ये चुनाव के रिजल्ट बता देंगे कि दरअसल बजरंग दल कुंडों पे लोग परेशान हैं, लोग नहीं चाहते इस तरह का देश। चलिए बना, आप थोड़ा संक्षेप में, समय कम है प्रीति जी, सभी के पास एक एक बार और जाना है। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस ने कोई गलती नहीं की है, जो बजरंग दल पे बैन लगाने के लिए घोषणा पत्र में कहा है वो सही है? बिल्कुल कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही रास्ते पर है और जनता खुश है। जनता इस जो घोषणा पत्र आया है उससे खुश है, क्योंकि कर्नाटक की खासकर जो जनता है बहुत एजुकेटेड जनता है, उन्हें ये चलिए प्रीति जी समय कम है, प्रीति जी समय कम है। जो असम चुनाव जो आप लोग हारे थे, और आपको भी मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, और जिस पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया था, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा बोलते हैं। अरे प्रीति जी मैं और आपको कुछ याद दिला रहा हूं, मैं कुछ और याद दिला रहा हूं। असम में आप सरकार बनाने वाले थे, लेकिन असम में कांग्रेस ने जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया था वो थोड़ा सा मुस्लिम जो वोटर हैं उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित थी, उसके कारण आप चुनाव हो गए। ये आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आकलन किया है, हम नहीं कह रहे हैं, इस कारण खैर ये मुद्दा अलग है। चौहान साहब थोड़ा संक्षेप में, अलग था, कर्नाटक अलग। चले चौहान साहब बहुत संक्षेप में, बहुत कम समय है हमारे पास, सभी के पास एक एक बार और जाना है मुझे। चौहान साहब, कुल मिला के आपको बैठे बिठाए एक अच्छा मुद्दा मिल गया? नहीं, ये त्रिपाठी जी इनकी स्वाभाविक प्रक्रिया जी, ये जो निकली है वो अचानक नहीं निकली है जी। कोई अचानक मुद्दा या इसकी बात नहीं है, ये इनका चाल चरित्र चेहरा जो सामने आया है, पर्दाफाश हुआ है। क्योंकि सत्य जो होता है उसको उजागर अपने आप हो जाता है, सत्य में जैसे होता है। और अभी जो प्रीति जी बोल रही थी कि एजुकेटेड है जनता, तो 77% एजुकेटेड है कर्नाटक की जनता, ठीक है। अब प्रीति जी को मैं ये याद दिला दूं कि जब से हमारे भारत में 50% से एजुकेटेड ज्यादा हुआ है, लिटरेसी ज्यादा हुई है, उसके बाद एक भी बार कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत नहीं लाई। दूसरी बात, आज जो बोल रहे हैं कि हम 40% हैं, हम 40% की कुछ बात कर रहे थे प्रीति जी, 40% कमीशन की बात, कमीशन वहां जो चल रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ कि 40% हो या 4% हो या 400% हो, तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलता है कानून। और कोई भी राज्य, कोई भी देश, तो ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई चीज आती है तो आप फैक्ट लाइए,
जैसे कि आपको पहले भी झाड़ मिल चुकी है, विधानसभा में भी मिल चुकी है, और दूसरे प्रीति जी प्लीज पहले इनको शांत करिए, प्रीति जी आपने अपनी बात रखी तो शांत थे वो, चुप थे वो जी। अभी मैं थोड़ा संक्षेप में चौहान साहब, संक्षेप में, अभी हमारे पास संक्षेप में, एकदम संक्षेप में बोल रहा हूँ कि 1983 में 7.9% बीजेपी के वोट थे और आज 36%, 36.2% है। पहले कांग्रेस के 1957 में 52% थे और आज 28% में आगे रह गई है। पहले जो कांग्रेस जो थी वो 2000 पहले की और अब की कांग्रेस सबको मालूम है, वोट प्रतिशत भी सबको मालूम है जी। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पीआईएल और जुडिशरी और कार्यपालिका सबके लिए एक है। अगर ऐसी कोई गतिविधियां आती हैं, फैक्ट आता है, तो आप कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के पास जा सकते हैं। दूसरी बात जो आप ये बोल रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में चौहान साहब। जी, मैं ये वही बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई भी कांग्रेस का नेता अगर अपराधी गतिविधियों में पाया जाता है, तो क्या कांग्रेस इसके लिए जवाबदार है? तो क्या कांग्रेस इसके लिए अपराधी है? क्या अगर किसी कौम का आदमी अगर आपराधिक गतिविधि में पाया जाता है तो उसके लिए क्या तो पूरी कौम जवाबदार है? क्या उसकी पूरी कौम चलिए बैन कर देना चाहिए? समझ गए हम आपकी बात पूरी तो ये जी जो है चौहान साहब, ये संगठनात्मक कार्रवाई नहीं है। त्रिपाठी जी, मेरे को एक बात पूरी करने दीजिए। ये संगठनात्मक के जो कार्रवाई नहीं है, और जो आज निकला है इनके मैनिफेस्टो में, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि ये हिंदुत्व विरोधी पहले रहे हैं, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए वही तो आप चाहते हैं, कि कांग्रेस पे ठप्पा लग जाए। सभी साहब थोड़ा संक्षेप में, समय कम है। आप जब अपने रावत साहब अपनी बात रख रहे थे तो आप कुछ इंटरप्ट कर रहे थे। जी समी साहब। नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है जी कि जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक तौर पर धार्मिक ध्रुवीकरण के वास्ते ही भारतीय जनता पार्टी पूरे इलेक्शन को मैनेज करना चाहती है। अभी जिस प्रकार से हमारे साथी कह रहे थे, और मैं शर्मा जी की और श्रीवास्तव जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कांग्रेस भविष्य में इस बात का ध्यान रखे कि जो पूर्व में उससे गलतियां होती आ रही हैं, जिसकी वजह से उसका बना बनाया खेल बिगड़ जाता है, और भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में महारत हासिल है कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए हमेशा उसको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम से काम रखती है। चौहान साहब देखिए, आपने सबसे ज्यादा आपको समय दिया है। चौहान साहब उनकी बात आने दीजिए जी। जब आप मुझे यहीं पर नहीं बोलने दे रहे हैं तो देश के अंदर अभी आप ये कह रहे थे कि जाता है। चौहान साहब सुन लीजिए, अभी आप ये कह रहे थे कि अगर कोई एक व्यक्ति गलत काम करते रहे तो उसके लिए सारी समाज जिम्मेदार नहीं होता है। तो क्या मुस्लिम समाज में जब भी कोई करता जाता है, जब इस तरह की गतिविधियां पकड़ा जाता है, तो पूरे मुस्लिम समाज की राष्ट्रभक्ति जो संदिग्ध मान ली जाती है। जेल में 70% मुस्लिम की आबादी है। चौहान साहब उनकी बात तो आने दीजिए अगई साहब की। जी अगई साहब थोड़ा संक्षेप में। मैं मानता हूँ कि हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता। चौहान साहब क्या इस बहस को यहीं समाप्त कर दें? क्या आपकी बात आई, उनने कहीं बीच में टीका टिप्पणी की क्या? प्लीज। देश को कहाँ ले आना चाहते हैं? इस देश की आजादी में सभी लोगों का सहयोग रहा है। हम आपको समय दे देंगे चौहान साहब, बीच में टीका टिप्पणी नहीं करिए, हम समय दे देंगे जी। आप धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। आपका एक प्रकार यही उद्देश्य रहता है कि जिस प्रकार से धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से आप सरकार बना लें। अभी गुजरात में जब चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने नीच कह दिया, उसी को जो है पूरा एक आपने इलेक्शन का एजेंडा बना दिया। इसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में जब चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो 80 और 20 की बात हो गई। तो आपका तो काम ही यही है कि आप राजनीतिक तौर पर धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोटों को ताक करना और हिंदू समाज को 20% से डराना। तो 20% मुस्लिम समाज है, उससे 80% को डराने के लिए आप जो हराम कर देंगे। चलिए सभी साहब आ गई, आपका सार जो आपको कहना था पूरा आ गया। आप देश को जोड़ने की बात करिए। जी मैं दे दूंगा। चौहान साहब एक मिनट, सभी साहब समाप्त हो गई। देश के विकास में योगदान करिए। चलिए 30 सेकंड में रावत साहब अपनी बात पूरी करिए। देखिए,
मेरा 30 सेकंड में 30 सेकंड मेरा ये निवेदन है जी, यदि आप कोई किसी भी समाज पर टीका टिप्पणी करते हो मुस्लिम वोटों को पाने की या मुस्लिम वोटों पर अपनी लार टपकाने की खातिर, और हिंदू समाज को आप टारगेट करोगे तो हिंदू समाज 100% उसका प्रत्युत्तर देगा और कर्नाटक में 100% आपकी हार सुनिश्चित हो गई। अब कोई आपको जो है हारने से नहीं बचा सकता। चलिए आपने तो पूरा रिजल्ट ही दे दिया। क्योंकि ऐसा है कि हमारा बजरंग दल का जो जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव ऐसा हम नारा लगाते हैं, और इसलिए बजरंगी और बजरंग दल में कोई अंतर नहीं। चलिए शर्मा जी, क्या आएगा परिणाम? शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही सर, आ रही है। जी जी, देखिए, थोड़ा ये संक्षेप में बताएं, आपकी टिप्पणी चाहिए, समय कम है। कर्नाटक का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है अभी, जी देखिए वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के ही अंदर जी कहीं ना कहीं जो नाखुश लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है। जी, एक कांग्रेस को ये बड़ा फायदा, दूसरा अरे फायदा ही सरकार की फायदा था। प्रति- एक पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री सब चले गए थे कांग्रेस की तरफ, जिनने वहां भारतीय जनता पार्टी को पालित और पोषित किया था। सरकार की तरफ जी। आपको सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, देखिए इसी का परिणाम कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में हुआ है। जी। छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साय का क्विट करना, जी। ये वो एक लाइन चल रही है। जी। ऐसी लाइन में जब बीजेपी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा रही हो, उस समय उसको ऐसे मुद्दे फायदा देते हैं, और इन मुद्दों को प्रमोट करना जी उसके जीन्स में है, और उन जीन्स को वो कहीं ना कहीं काम करती है जीन्स पर, और उसका फायदा उसको पॉलिटिकल इलेक्शन में मिलता है। जी। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मुद्दे होते हैं तो वो उसका फायदा लेने का प्रयास तो करती है, लेकिन कर्नाटक की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हाँ, इस मुद्दे से थोड़ा बहुत वोट कट सकता है जो आने वाला था, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी वहां एक बड़ा चैलेंज फेस कर रही है। जी, श्रीवास्तव जी। देखिए, अभी सत्यप्रकाश जी ने बड़ा क्लियर बात कहा है कि वहाँ पर जो मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, एक ही मुद्दा नहीं है। बजरंग बली का मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उठाया है, उसका बिल्कुल कुछ न कुछ फ़ायदा तो होगा, लेकिन और भी मुद्दे हैं। और कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है, बहुत सारे पॉकेट हैं। आप हैदराबाद रीजन देख लीजिए, आप जो बॉम्बे रीजन देख लीजिए, तमाम जैसे कल्याण रीजन और इस तरह से कई रीजन हैं, जहाँ पर देखिए वहाँ का वोटों का ध्रुवीकरण अलग अलग ढंग से। लेकिन जैसा आपने कहा श्रीवास्तव जी कि कुछ न कुछ फायदा में तो बहुत कुछ हो जाएगा। 2 बार छत्तीसगढ़ में 1% से कम मतों से सरकार बना ली। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसका फायदा अगर मालिक कुछ ज़्यादा हो जाता है तो ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि स्थानीय मुद्दे हैं और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कर्नाटक में काफ़ी, जैसे एंटी इनकम्बेंसी है, कमीशन खोरी है, तमाम चीज़ें हैं। अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को खड़गे जी ने टारगेट किया, एक उदाहरण दे दिया, उसको भी भुना रहे थे, इसी बीच में बजरंग बली आ गए। मेरा ये कहना है कि बजरंग दल का नाम लेने की कांग्रेस को ज़रूरत क्या थी? प्रतिबंधित संगठनों को ऐसे जो है प्रतिबंधित करेंगे, नाम नहीं लेते तो इतनी बात नहीं होती जी। बजरंग बली आते नहीं, लेकिन अब तो आ ही गए हैं और आ गए हैं, तो अब देखिए क्या करते हैं जी। तो इन चीज़ों को ज़बरदस्ती के मतलब उनके मुद्दे दे देना, और जानते हैं कि हिंदुत्व को कार्ड को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी खेल लेती है बड़ी सफाई से। जी जी जी, तो, समय कम है प्रीति जी, थोड़ा उनकी टिप्पणी आ जाए। मेरा ये मानना थोड़ा है, श्रीवास्तव जी बता दीजिए, किस संगठन से, किस पार्टी से कांग्रेस ने असम में गठबंधन किया था जिसके कारण उनकी स्थिति बुरी हो गई? देखिए, यूडीएफ वगैरह से जो इन्होंने किया है, गठबंधन किया है जी, उसका उनको नुकसान हुआ है जी, नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन यहाँ पर थोड़ी परिस्थितियाँ अलग हैं, और निश्चित रूप से अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि हमको 91 बार गाली दिए, उसका जवाब भी कांग्रेस ने बड़ी सफाई से दिया। लेकिन बजरंग बली के मुद्दे पर हमें लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ फ़ायदा तो जरूर हो सकता है। अब कितना होगा, अगर ज़्यादा नहीं हो पाएगा, और इनके मुद्दे, क्योंकि इनके संगठन के अंदर जितना, भाजपा के अंदर जितनी कसमकस है, वहाँ पर जिस तरह का विरोध है, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चले जाते हैं, उप मुख्यमंत्री चले जाते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता चले जाते हैं, और सत्यप्रकाश जी ने कहा जैसे छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साय जैसा नेता कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है, तो ये सभी मुद्दे हैं और जिस पर काफ़ी कुछ असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बजरंग बली तो वहाँ पर अब विराजमान हो। जय बजरंग बली। जी प्रीति जी, चौहान साहब माफ करिएगा, क्योंकि अकेली महिला है तो उन्हें प्राथमिकता तो देनी पड़ेगी। जी प्रीति जी, बहुत संक्षेप में। सबसे पहले तो सारे मुद्दे जहां थे वैसे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट 40% कमीशन। इम्पोर्टेंट बात ये शिवा
श्रीवास्तव जी और शर्मा जी को प्रणाम करके के साथ कहना चाहती हूँ कि बजरंग दल के जो आतंकवादी सपोर्ट संगठन बजरंग दल आतंकवादी संगठन नहीं है, बजरंग दल राष्ट्रभक्तों का संगठन है। आप गलत बोल रही हैं, ये राष्ट्रभक्तों का संगठन है और आप कांग्रेस राष्ट्रद्रोहियों का समर्थन करती है। गलत बोल रही हैं आप। बजरंग दल राष्ट्रभक्तों का संगठन है। चलिए समय हमारा समाप्त हो गया है, समय मेरा समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी आपका, चौहान साहब आपका, समी जी आपका, रावत जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने बात की बजरंग दल पर वैन के कांग्रेस के वादे की ओर और बजरंग बली पर मची सियासी खलबली की, जिस पर सबके अपने अपने तर्क हैं। लेकिन कर्नाटक के चुनावी रण में हनुमान पर मचा घमासान इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। अब देखना ये भी होगा कि बजरंग के सियासी रंग और आगे क्या क्या देखने को मिलते हैं और कर्नाटक के चुनावी दंगल में बजरंग बली किसका मंगल करते हैं। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।